नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक सबसे अहम दस्तावेज के बारे में। जी हाँ, भारत का संविधान। अच्छा, एक बात सोचिए, फुटबॉल के खेल और एक देश, इन दोनों में क्या कोई समानता हो सकती है? चलिए, इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, दोनों ही कुछ बुनियादी नियमों पर चलते हैं जो उन्हें परिभाषित करते हैं। जैसे फुटबॉल में एक नियम है कि गोलकीपर को छोड़कर कोई गेंद को हाथ नहीं लगा सकता। ठीक वैसे ही एक देश में भी कुछ नियम होते हैं जो बताते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। इन्हें कहते हैं गठनात्मक नियम, क्योंकि यही नियम उस खेल या समाज का पूरा ढांचा, उसकी नींव तैयार करते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समाज को नियमों की जरूरत क्यों होती है। फिर नेपाल का एक दिलचस्प किस्सा देखेंगे। जानेंगे कि भारत का नजरिया कैसे बना, संविधान के मुख्य स्तंभ कौन से हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, और आखिर में कि ये दस्तावेज कैसे आज भी जिंदा है। चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर किसी भी समाज को नियमों की, एक संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये बिल्कुल एक रूल बुक की तरह है। जैसे फुटबॉल के नियम खेल को खेल बनाते हैं कि भाई हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है, नियम बदले तो खेल ही बदल जाएगा। ठीक वैसे ही संविधान एक देश को परिभाषित करता है। ये वो आदर्श और सिद्धांत तय करता है जिन पर पूरा देश चलेगा। ये तय करता है कि सरकार किस तरह की होगी। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, संविधान का एक सबसे बड़ा मकसद होता है सत्ता के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना। ये एक तरह से एक सेफ गार्ड है। अब ये नियम कितने ज्यादा मायने रखते हैं, इसे समझने के लिए चलिए अपने पड़ोसी देश नेपाल चलते हैं और उनके हाल के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। नेपाल में दशकों तक लोगों ने अपने देश के बुनियादी नियमों को बदलने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष किया। वो चाहते थे कि देश राजशाही से लोकतंत्र बने। और ये जो सफर था, ये काफी लंबा और मुश्किल था। देखिए, 1990 में संघर्ष शुरू हुआ। फिर 2002 और 2005 में राजा ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। लेकिन 2006 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसने राजा को झुकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार 2008 में राजशाही खत्म हुई और 2015 में जाकर नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया। मतलब एक देश के बुनियादी नियमों को बदलना कोई आसान काम नहीं होता। तो ये तो थी नेपाल की कहानी। अब लौटते हैं भारत की तरफ। सदियों की गुलामी के बाद आजाद भारत को अपना भविष्य खुद लिखना था, एक नया विजन बनाना था। लगभग 300, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो 300 लोग थे जिन्होंने 1946 में एक साथ बैठकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के मुस्तकबिल का खाका तैयार किया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी ये। और खास बात ये थी कि ये सब लोग एक जैसे नहीं थे। ये पूरे भारत से आए थे। अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म। और शायद इसी विविधता ने हमारे संविधान को इतनी गहराई और मजबूती दी। इन सभी के जहन में आज़ादी की लड़ाई के आदर्श थे और मकसद सिर्फ एक ऐसा भारत बनाना जो मजबूत हो, लोकतांत्रिक हो और सबसे जरूरी, एकजुट हो। और इस सोच को हकीकत बनाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे महान लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। उनका मानना था कि संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर नागरिक, खासकर समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए अन्याय के खिलाफ एक ढाल होनी चाहिए। तो चलिए अब जरा संविधान के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसकी वो कौन सी खास बातें हैं जो भारत के लोकतंत्र की बुनियाद हैं। मोटे तौर पर देखें तो हमारा संविधान 3 बड़े आइडियाज या कह लीजिए कि 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला है संघवाद, यानी केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा। दूसरा संसदीय सरकार, मतलब लोग सीधे अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। और तीसरा शक्तियों का पृथक्करण, यानी ताकत सरकार के अलग अलग हिस्सों में बटी होगी। और ये जो शक्तियों का बंटवारा है ना, ये बहुत मजेदार है। सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका, यानी हमारे चुने हुए नेता जो कानून बनाते हैं। कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका, यानी अदालतें। अब देखिए, ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं, ताकि कोई भी एक हिस्सा डिक्टेटर ना बन जाए। इसे ही चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे अक्सर उसकी आत्मा कहा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार। संविधान हमें 6 बुनियादी अधिकार देता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और भी हैं।
ये अधिकार, ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये एक गारंटी है। इस बात की गारंटी कि हर नागरिक इज्जत के साथ जी सके और सरकार या कोई और उन पर मनमानी न कर सके। अब जरा इस सवाल को देखिए, अगर कोई 13 साल का बच्चा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ये सीधे सीधे शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। हमारा संविधान बाल मजदूरी को पूरी तरह से गैर कानूनी मानता है। और एक और बहुत ही अहम बात है, धर्मनिरपेक्षता। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। हर इंसान को अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने की पूरी आजादी है, कोई भेदभाव नहीं। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ सांस लेता है, बदलता है। बिल्कुल, वापस उसी फुटबॉल वाले उदाहरण पर आते हैं। अगर खेल के नियम बदल दिए जाएं तो खेल ही बदल जाता है ना? ठीक वैसे ही अगर संविधान के बुनियादी नियमों को बदल दिया जाए तो देश का पूरा चरित्र ही बदल जाता है। तो भारत के संविधान ने सवाल का अपना जवाब तो दे दिया है, पर यह सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए कि किसी भी समाज के लिए सबसे जरूरी नियम क्या होना चाहिए।